अब यहां पर हम ये बात करते हैं कि यूएस एफडीए का जो इंस्पेक्शन होता है वो किस टाइप से होता है, इसको पूरा सिस्टमेटिक वे में हमको समझना पड़ेगा। तो एक एक करके हम पूरी प्रोसेस को समझते हैं कि यूएस एफडीए का जो इंस्पेक्शन होता है उसका प्रोसीजर क्या होता है। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि यूएस एफडीए अमेरिका के अंदर, मतलब यूएस एफडीए के पास कौन कौन से ऐसे फील्ड है जिसको वो इंस्पेक्ट करता है। ध्यान से सुनिएगा, कौन कौन सी ऐसी फील्ड है जहां पर यूएस एफडीए जाके इंस्पेक्शन कर सकता है। ठीक है, सबसे पहले है वैक्सीन और ड्रग मैन्युफैक्चरिंग। अमेरिका या अमेरिका में बेचने वाले जितने भी वैक्सीन मैन्युफैक्चर हैं या ड्रग मैन्युफैक्चर हैं उनको जाके वो इंस्पेक्ट कर सकता है। मतलब जो लोग अमेरिका के अंदर ड्रग बना रहे हैं अमेरिका के लिए, या अमेरिका के बाहर ड्रग बना रहे हैं या वैक्सीन बना रहे हैं अमेरिका के लिए, उनको चेकिंग करने का पूरा अधिकार किसके पास है? यूएस एफडीए के पास है। नेक्स्ट है ब्लड बैंक। जो कहीं पे भी जो भी ब्लड बैंक है जो कि अमेरिका को ब्लड सप्लाई कर रहे हैं, तो मतलब जो भी अमेरिका से रिलेटेड है उधर जाके इंस्पेक्शन कर सकता है, ब्लड बैंक्स हो गए। नेक्स्ट है फूड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज जितनी भी होती है वहां पर जाके इंस्पेक्शन कर सकता है। लेबोरेटरीज, जो कि लेबोरेटरीज हैं जो कि अमेरिका से रिलेटेड काम कर रही हैं या उनके लिए काम कर रही हैं, दुनिया के किसी भी कोने में हो, वहां पर जाके यूएस एफडीए चेकिंग कर सकता है। नेक्स्ट है, मैंने आपको बता दिया कि फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स, जो भी फॉरेन मैन्युफैक्चर हैं, चाहे वो इंडिया हो, अमेरिका के अलावा जो दूसरी कंट्रीज हैं, जो भी अमेरिका के लिए वैक्सीन, फूड प्रोडक्ट्स, खासकर दवाइयां और वैक्सीन बना रही हैं या बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बना रही हैं, तो उनको जाकर चेकिंग करने का पूरा अधिकार जो है वो यूएस एफडीए के पास है। यहां पर अब हम ये बात करते हैं कि यूएस एफडीए के पास में एक इंस्पेक्शनल गाइडलाइन होती है। मतलब वो जब इंस्पेक्ट करने के लिए जाती है तो उनके पास एक इंस्पेक्शनल गाइडलाइन होती है। तो उन गाइडलाइंस के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, तो उन पार्ट्स को हम समझते हैं। सबसे पहले होता है आईओएम, इन्वेस्टिगेशनल ऑपरेशन मैन्युअल। आईओएम ऑपरेशनल मैनुअल, मतलब यूएस एफडीए का जो इंस्पेक्शन होगा वो किस प्रोसेस के थ्रू होगा, किसके बाद क्या प्रोटोकॉल, मतलब कह सकते हैं प्रोटोकॉल्स होते हैं कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, तो उस पूरे मैनुअल को बोला जाता है आईओएम। नेक्स्ट है सीपीजीएम, कंप्लेंट्स प्रोग्राम गाइडेंस मैनुअल। कंप्लेंट्स प्रोग्राम, ये कंप्लेंट्स क्या होता है? कंप्लेंट्स का मतलब ये होता है कि अगर आपकी कंपनी या आपके फर्म में यूएस एफडीए आ जाता है और वो बोलता है कि ये इसमें कमियां हैं, ये इसकी कमियां हैं, ये एक प्रॉपर रिपोर्ट बना के देगा वो कि हमने आपकी इंडस्ट्री के अंदर विजिट करा और हमको ये प्रॉब्लम लगी, तो आप उनको एक जवाब देते हो कि सर मैं इन कमीज को फुलफिल कर दूंगा, जो भी आपने प्रॉब्लम मुझको बताई है इनको मैं ठीक कर दूंगा। तो इससे बोला जाता है कंप्लेंट्स। तो इसका भी एक मैनुअल होता है, इसका भी एक प्रोसीजर होता है, वो बताया गया है सीपीजीएम के अंदर। नेक्स्ट है सीपीजी, जिसका मतलब है कंप्लेंट्स पॉलिसी गाइडलाइंस। ये भी कंप्लेंट से रिलेटेड है कि वो कैसे आप उनको बताओगे, किस टाइप से आपकी लैंग्वेज होगी, किस कंप्लेंट्स को रखा जा सकता है, किसको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम माना जा सकता है। तो इट इज कॉल्ड सीपीजी। सीपीजी के अंदर ये सारी चीजें बताई गई हैं, ये मैनुअल वो है। नेक्स्ट है ईआईआर, इसके अंदर है इंस्पेक्शनल टेक्निकल गाइड रिव्यू ऑफ फर्म एस्टेब्लिशमेंट इंस्पेक्शनल रिपोर्ट। मतलब ईआईआर भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर जो आपकी रिपोर्ट बनेगी उसके बारे में बताया गया है। किसको? यूएस एफडीए जो आपको रिपोर्ट बना के देगा कि हम आपकी इंडस्ट्री में आए थे, हमने ये सारी चीजें वहां पर देखी, ये चीजें हमको, इसके अंदर हमको प्रॉब्लम है कि आपकी कंपनी में जो डॉक्यूमेंटेशन थे वो सही नहीं थे, या डॉक्यूमेंटेशन के अंदर हमको ये गलती लगी, इंस्ट्रूमेंट्स हमने देखे उनका कैलिब्रेशन सही तरीके से नहीं हुआ था, आपके जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग प्रॉपर तरीके से क्वालिफाइड नहीं है, गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ये एक रिपोर्ट है जो यूएस एफडीए जो है वो उस पर्टिकुलर कंपनी को देता है। तो इसका भी एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है कि वो कैसे रिपोर्ट आएगी, उसका जवाब आपको कैसे देना है। तो ये सब होता है ईआईआर के अंदर, ठीक है। उसके अलावा रिस्पॉन्स टू एड, उसके बाद आप एफडी, मतलब कंपनी के पास रिपोर्ट आ गई, अब रिपोर्ट तो आ गई है तो अब आपको एफडीए को रिस्पॉन्स करना पड़ेगा ना कि मैं सर ये ठीक कर दूंगा, उसके बाद आप वापस आइए। क्योंकि यूएस एफडीए एक बार आ गया, उसने अगर यूएस एफडीए को अगर कोई प्रॉब्लम नहीं लगी और उसने आपकी कंपनी में क्लीन चिट दे दी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपके यूएस एफडीए के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई और उसने रिपोर्ट के अंदर देखा कि ये कमियां हैं, तो फिर आप यूएस एफडीए को एक कंप्लेंट्स फॉर्म देते हो, उसे बोला जाता है यह रिस्पॉन्स फॉर्म। इट इज कॉल्ड एफडीए फॉर्म 483 फॉर्म के थ्रू आप उनको बताओगे कि सर मैं अब रिस्पॉन्स करा ना आपने, इट इज कॉल्ड रिस्पॉन्स फॉर्म, कि आप उनको रिस्पॉन्स के थ्रू ये बताओगे कि सर मैं ये सारी प्रॉब्लम्स को सही कर लूंगा, और फिर वो वापस आते हैं चेकिंग करने के लिए, ठीक है। पहले आप सही कर लीजिए जो जो उन्होंने गलतियां बताई हैं, और उसके बाद वो वापस आके एक बार विजिट करेंगे, तो वो होता है रिस्पॉन्स फॉर्म। तो आप रिस्पॉन्स फॉर्म के थ्रू, मतलब रिस्पॉन्स फॉर्म के थ्रू आप बताते हो कि सर मैंने फुलफिल कर ली है, अब आप वापस आइए, वापस इंस्पेक्शन कीजिए, और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम लगे तो फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो ये पूरा मैनुअल है, इस मैनुअल को आपको याद रखना बहुत जरूरी है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए अब हम ये बात करते हैं कि
ऐसे कौन से फॉर्म्स हैं, या हम ये बोल सकते हैं कि जब यूएस एफडीए हमारी इंडस्ट्री में इंस्पेक्शन के लिए आती है तो ऐसे कौन से फॉर्म्स हैं जो यूज किए जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यही हमारी पहली हेडिंग है। तो सबसे पहले एफडीए इंस्पेक्शन से रिलेटेड जो फॉर्म्स का यूज किया जाता है उसमें सबसे पहले होता है नोटिस ऑफ इंस्पेक्शन। कहने का मतलब यह है कि जब यूएस एफडीए हमारी इंडस्ट्री में इंस्पेक्शन के लिए आता है तो सबसे पहले वो नोटिस देते हैं। ये जो नोटिस होता है इसमें जो फॉर्म यूज होता है वो है फॉर्म एफडीए फॉर्म 482 482। ये नोटिस होता है जिसमें यूएस एफडीए हमको बताता है कि वो हमारी इंडस्ट्री में इंस्पेक्शन के लिए आने वाले हैं। उसके बाद आता है उसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्म आता है वो होता है फॉर्म 483 482, फिर होता है 483। इस फॉर्म में होता यह है कि जब यूएस एफडीए हमारा इंस्पेक्शन करता है और जब वो ऑब्जर्वेशन करता है तो ऑब्जर्वेशन में उनको जो भी मिलता है उसकी रिपोर्ट या ऑब्जर्वेशन के थ्रू वो पूरे उस फॉर्म के अंदर फिलअप करते हैं। जो भी ऑब्जर्व करेंगे कंपनी के अंदर, प्रोडक्शन एरिया में, क्यूसी एरिया में, क्यूए के अंदर, जो भी वो ऑब्जर्व करते हैं उसकी एक तरह की रिपोर्ट भी कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर रिपोर्ट होती है, तो वो सब इस पर्टिकुलर फॉर्म के अंदर फिलअप करते हैं। इस फॉर्म का नंबर है 483। उसके बाद है फॉर्म 484 484। इसके अंदर यह होता है कि अगर वो हमारी जो यूएस एफडीए है वो अगर हमारी कंपनी में विजिट कर रही है, इंस्पेक्शन कर रही है और वहां पर उनको कुछ ऐसी चीजें मिलती हैं जिसको वो एज ए सबूत या प्रूफ के थ्रू रख लेते हैं, जैसे कि क्यूसी के अंदर उनको कोई सैंपल मिल गए, वेट स्लिप मिल गई, प्रोडक्शन एरिया में कहीं कुछ ऐसा कुछ मिल गया या कोई डॉक्यूमेंट मिल गया, तो वो उसकी रिसिप्ट देते हैं। ये जो रिसिप्ट होती है ये होता है फॉर्म 484 484। तो देखिए इसके अंदर वो सैंपल लेते हैं, कोई डॉक्यूमेंट का एविडेंस ले लेते हैं, लेबल ले लेते हैं, कॉपी ले लेते हैं, कॉपी ऑफ रिकॉर्ड ले लिया, मतलब किसी रिकॉर्ड की कॉपी ले ली, कोई लेबल ले लिया या कुछ भी उन्होंने आपकी कंपनी से लिया एज ए सबूत, क्योंकि कल को अगर वो रिपोर्ट बनाते हैं और रिपोर्ट के अंदर कोई नेगेटिव चीज आपकी कंपनी के बारे में लिखते हैं और वो कंपनी कहती है कि सर ये आपने गलत लिखा है, तो वो एज ए प्रूफ कुछ ना कुछ लेके जाते हैं जिससे आप बाद में पलटे नहीं। तो इस टाइप की जो रिसिप्ट होती है वो होती है फॉर्म 84। तो देखिए यहां पर मैंने आपको 4 ऐसे फॉर्म बताए जो कि यूएस एफडीए के इंस्पेक्शन में यूज होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये, खासकर क्यूए के पर्सन के लिए, जो स्टूडेंट क्यूए में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इसके बाद हम बात करते हैं प्रोडक्ट को रिकॉल करने की। रिकॉल का मतलब ये होता है कि प्रोडक्ट को मार्केट से वापस बुला लेना। ये 3 तरीके से हो सकता है। फर्स्ट तरीका ये होता है कि अगर आपका जो प्रोडक्ट है बेसिकली अगर मार्केट में अगर वो सेल हो रहा है और अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई एडवर्स इफेक्ट, कोई साइड इफेक्ट वो बार बार शो कर रहा है जिससे कि जो पेशेंट्स हैं जो उस दवाई को, ड्रग को ले रहे हैं, उनके अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो इस वजह से भी प्रोडक्ट जो होता है वो मार्केट से रिकॉल कर लिया जाता है, मतलब मार्केट से वापस बुला लिया जाता है। दूसरा रीजन ये होता है कि कई बार प्रोडक्ट जो होता है वो मार्केट के अंदर चला जाता है, बट जब कंपनी के अंदर उसकी फर्दर टेस्टिंग होती है और वहां पर पता चलता है कि इस प्रोडक्ट के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, उसके टेस्ट जो होते हैं वो कुछ टाइम बाद फेल होने लगते हैं, मतलब जो वैलिडेशन होते हैं, प्रोडक्ट का जो वैलिडेशन किया जाता है हर 2 महीने के अंदर, वो बार बार फेल होता है, तो उस वजह से भी प्रोडक्ट को कंपनी अपनी तरफ से ही बुला लेती है, मतलब वापस कंपनी मार्केट से प्रोडक्ट को रिकॉल कर लेती है। और तीसरा होता है अगर कई बार किसी कंपनी के अंदर यूएस एफडीए फेल हो जाए या यूएस एफडीए के थ्रू कोई प्रॉब्लम क्रिएट, मतलब यूएस एफडीए बोले कि आपके इस प्रोडक्ट के अंदर प्रॉब्लम है और हमको ये प्रोडक्ट जो है कुछ ना कुछ प्रॉब्लमेटिक लग रहा है, तो इस वजह से भी प्रोडक्ट को मार्केट से रिकॉल कर लिया जाता है। मतलब यूएस एफडीए का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है कि अगर उसको लगता है या उसकी टेस्टिंग प्रोसीजर के थ्रू आपका प्रोडक्ट जो है वो सही नहीं है, तो कई बार यूएस एफडीए भी प्रोडक्ट को रिकॉल कर लेता है या करवा देता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। कई इंडस्ट्रीज या कई कंट्रीज इसको फॉलो करती हैं कि अगर किसी कंपनी का प्रोडक्ट जो है वो यूएस एफडीए में फेल हो गया है या यूएसए में फेल हो गया है, तो वो भी अपनी कंट्री में उस प्रोडक्ट की सेल जो है उसको रोक देती है, या कई बार तो यूएस एफडीए जो है वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ही बैन भी कर देता है और यूएस एफडीए को देखा देख कई इंडस्ट्रीज जो होती है वो उस प्रोडक्ट को बैन कर देती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं ओरेफान ड्रग की। ओरेफान ड्रग क्या होती है? देखिए ओरेफान ड्रग का मतलब ये होता है कि वो ड्रग्स जो कि बहुत ही रेयर डिजीज के लिए यूज होती है, ऐसी रेयर डिजीज जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो जेनेटिक डिजीज होती है जो कि लाखों में किसी एक को होती है या 10 लाख में किसी एक को होती है, तो ऐसी ड्रग्स जो कि इस टाइप की डिजीज को बोला जाता है ओरेफान ड्रग डिजीज। और इस डिजीज के लिए जो ड्रग्स यूज होती है इट इज कॉल्ड ओरेफान ड्रग्स।
तो पहली बात तो ये है कि बहुत ही कम ऐसी इंडस्ट्रीज हैं वर्ल्ड के अंदर जो कि ओरेफान डिजीज से रिलेटेड ड्रग्स बनाती है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि लाखों में एक या 10 लाख में एक पर्सन को ये डिजीज होती है। इस वजह से ये इसकी जो सीधी बात है, इनकी जो ड्रग्स की सेल होती है ना, वो भी काफी कम होती है। तो अगर किसी इंडस्ट्री को यूएस एफडीए के अंदर अपनी ओरेफान ड्रग्स, अगर वो ओरेफान ड्रग्स बना रही है और वो यूएसए में सेल करना चाहती है, तो यूएस एफडीए के पास इसका कोई भी फॉर्म नहीं है, मतलब आपको कोई फॉर्म फिलअप करने की जरूरत नहीं है। आपको प्रॉपर मैनर में एक एप्लीकेशन फिलअप करनी पड़ेगी और एप्लीकेशन के अंदर आपको पूरी ड्रग की इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, उसकी आईएनडी की इंफॉर्मेशन, उसकी एनडीए से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, और देन आपको यूएस एफडीए को अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब ओरेफान ड्रग्स के लिए यूएस एफडीए के अंदर कोई भी प्रोटोकॉल नहीं है, बस आपको सीधा जाके उनको अप्लाई करना है। उसके बाद एक और आता है, इट इज कॉल्ड ERSR। ERSR का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटरी सबमिशन एंड रिव्यू। इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटरी सबमिशन एंड रिव्यू, ये एक पर्टिकुलर गाइडलाइन है उनके लिए। अगर कोई कंपनी यूएस एफडीए से इलेक्ट्रॉनिकली बात करना चाहती है या अपना डॉक्यूमेंटेशन उनको प्रोवाइड कराना चाहती है, या कुछ भी, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब ये होता है विदाउट हार्ड कॉपी, आपको वाया मेल के थ्रू, सॉफ्ट कॉपी के थ्रू अगर उनके साथ बात करना है, रिलेशन करना है, रिलेट करना है, रिलेशन तो नहीं, रिलेट करना है, तो उसकी गाइडलाइंस, उनके प्रोटोकॉल्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर गाइडलाइन के फॉर्म में दिए हुए हैं यूएस एफडीए के थ्रू, और उसको बोला जाता है ERSR, इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटरी सबमिशन एंड रिव्यू। इसके अंदर वो पूरी गाइडलाइन दी हुई है कि अगर किसी इंडस्ट्री को इलेक्ट्रॉनिकली यूएस एफडीए के साथ रिलेट करना है तो उनको इस गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ेगा। चलिए अब हम बात करते हैं यूएस एफडीए की कुछ और भी गाइडलाइंस की, जिससे कि आपको यूएस एफडीए को समझने में और भी आसानी होगी और आपका नॉलेज भी काफी बढ़ेगा। जैसे हम बात करते हैं डाटा इंटीग्रिटी की। जैसे कि आप जानते हैं कि आज यूएस एफडीए डाटा इंटीग्रिटी को लेकर कितना ज्यादा सीरियस है। ये डाटा इंटीग्रिटी होती क्या है? देखिए, डाटा इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि अगर आप डाटा के साथ कोई छेड़छाड़ करते हैं, डाटा इंटीग्रिटी के ऊपर मेरा एक सिस्टमेटिक वीडियो पहले से ही पब्लिश्ड है, जिसको देख के आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि डाटा इंटीग्रिटी होती क्या है, इसका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है और क्यों यूएस एफडीए आज डाटा इंटीग्रिटी को लेकर इतना सीरियस हो चुका है। इसी वजह से यूएस एफडीए ने डाटा इंटीग्रिटी को रोकने के लिए, डाटा के साथ छेड़छाड़ को रोकने के लिए एक नया सॉफ्टवेयर स्टार्ट किया है, और एक प्रॉपर प्रोटोकॉल में सॉफ्टवेयर हर इंडस्ट्रीज जो है वो यूज कर रही है, खासकर वो इंडस्ट्रीज जो कि यूएस एफडीए अप्रूव्ड है या जो यूएस एफडीए के लिए ट्राई कर रही है। इसका सॉफ्टवेयर का नाम है एल्कोआ, ALCOA, A फॉर एट्रीब्यूटेबल, L फॉर लाइजेबल, C फॉर कंटेम्पोरेनियस, ओरिजिनल, एक्यूरेट। ठीक है, एल्कोआ। ये एल्कोआ जो है प्रॉपर गाइडलाइन है, जिससे कि आज की डेट में कई कंपनीज जो है वो उसको फॉलो कर रही हैं डाटा इंटीग्रिटी को रोकने के लिए। अब हम बात करते हैं कि अगर एक और गाइडलाइन है, और उसका थोड़ा सा मेरे को आपको डिफरेंस क्रिएट करना बताना था कि अगर ड्रग्स और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को यूएस एफडीए के मार्केट में अगर आपको सेल करना है तो उसका प्रोसीजर क्या है। पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हमको ड्रग्स को, अगर किसी भी दवाई को अगर यूएस एफडीए मार्केट के अंदर सेल करना है, तो बेसिकली हमको करना यह होता है कि वहां पर पहले हमको आईएनडी की एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है। वहीं पे यूएसए में हमको अपने ड्रग के सारे टेस्ट प्रोसीजर, एनिमल टेस्ट स्टडी और ह्यूमंस के ऊपर टेस्ट करने पड़ते हैं, जिसे हम क्लिनिकल ट्रायल्स कहते हैं। उसके रिजल्ट के बेसिस पे फिर हम न्यू ड्रग एप्लीकेशन एनडीए के लिए अप्लाई करते हैं यूएस एफडीए के अंदर। बट बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, अगर आप कोई वैक्सीन को सेल करना चाहते हैं यूएसए के अंदर, तो आपको वहां पर एनडीए नहीं, वहां पर अप्लाई करना होता है बीएलए एक फॉर्म होता है, उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है। मतलब एनडीए की जगह आईएनडी तो सेम होगा, एनडीए ड्रग्स के केस में यूज होता है और वैक्सीन और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के केसेस में बीएलए का फुल फॉर्म है बायोलॉजिकल लाइसेंस एप्लीकेशन। तो यहां पर अगर आपको ड्रग्स यूएस एफडीए में सेल करनी है तो आपको एनडीए के लिए जाना पड़ेगा, और अगर आपको बायोलॉजिकल ड्रग्स या बायोलॉजिकल कंपोनेंट को सेल करना है तो आपको बीएलए के लिए जाना होगा। इन एनडीए और बीएलए के अंदर काफी ज्यादा सिमिलरिटी भी है, ऐसा नहीं है कि दोनों डिफरेंट है, काफी ज्यादा इनके अंदर सिमिलरिटी देखी गई है। बस कुछ ही ऐसी चीजें हैं जो इनमें डिफरेंट होती है, बट बहुत सारी चीजें सिमिलर होती हैं एनडीए और बीएलए में। तो हम यहाँ पर हम सिमिलरिटी की बात कर लेते हैं। जैसे रेगुलेशंस, सारे रेगुलेशन डॉक्यूमेंटेशन जो है वो बिल्कुल सेम है, गाइडलाइन डॉक्यूमेंट्स भी सेम है। उसके अलावा इसमें इन दोनों के अंदर सेम एक्ट लगता है, इट इज कॉल्ड PDUFA Act. It is called the Prescription Drug User Fee Act 1992. ये एक्ट जो है वो दोनों के अंदर अप्लाई होता है।
उसके अलावा फाइनेंशियल डिस्क्लोजर आपको दोनों के अंदर देना होता है, दोनों का सेम सीटीडी फॉर्मेट होता है। सीटीडी क्या होता है इसके ऊपर मेरा एक सिस्टमेटिक वीडियो पहले से ही है, जहां पर मैंने सिस्टमेटिक वे में आपको सीटीडी क्लियर किया है, तो वो वीडियो देखेंगे तो आपको सीटीडी पूरा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट होता है इसमें लेबलिंग एंड एडवर्टाइजिंग, सेम है इन दोनों के अंदर। पीडियाट्रिक स्टडी रिक्वायरमेंट, अगर दोनों के अंदर आपको पीडियाट्रिक स्टडी करके उनके डॉक्यूमेंट भी आपको देने पड़ते हैं। एसिलेटेड अप्रूवल, दोनों के अंदर अप्रूवल प्रोसेस काफी फास्ट होती है। और ओरेफॉन एक्सक्लूसिवली, ओरेफॉन ड्रग है तो उसका अलग गाइडलाइन होती है, वो मैं ओरेफॉन के बारे में आपको बताया ही था। उसके अलावा आईएनडी रेगुलेशन, मतलब आईएनडी की एप्लीकेशन सेम होती है, इन्वेस्टिगेशन ऑन न्यू ड्रग सेम एप्लीकेशन है। फास्ट ट्रैक डेजिग्नेशन, फास्ट ट्रैक प्रोसेस होगी। स्पेशल प्रोटोकॉल असेसमेंट, दोनों में स्पेशल प्रोटोकॉल असेसमेंट यूज होता है, मतलब जो असेसमेंट होता है वो भी सेम होता है। तो यहां पर हम देखें तो बीएलए और एनडी के अंदर देखी जाए तो सिमिलरिटी काफी ज्यादा है, बट यही है कि कुछ डिफरेंस हो सकता है, बट सिमिलरिटी सेम है। बस आपको यही याद रखना है कि आपसे अगर इंटरव्यू में कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हमको वैक्सीन और कोई बायोलॉजिकल प्रोडक्ट अमेरिका में सेल करना है तो हमको वहां पर बीएलए के लिए जाना होता है, और अगर हमको ड्रग्स सेल करनी है तो हमको एनडी के लिए जाना होता है। तो यहां पर हम अपना यूएस एफडीए की जो हमारी ये चेन थी, ये इसका तीसरा वीडियो था, और यहां पर मैं इस चेन को कंप्लीट कर रहा हूं। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो और इस चेन, मतलब इन तीनों वीडियो को देखने के बाद आपको यूएस एफडीए के बारे में काफी कुछ जानने को मिला होगा, काफी कुछ नॉलेज बढ़ा होगा। बहुत ही सिंपल और इजी वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कि आप यूएस एफडीए को बहुत इजी और सिंपल वे में समझ सकें। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई चीज समझ में नहीं आई है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं जरूर आपके क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और यूं ही बने रहिए मेरे साथ। अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट्स पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर इंस्टीट्यूट। हमारा पता और ईमेल आईडी मैंने नीचे दिया हुआ है, तो यहां पर आप मुझे मेल कर अपनी इंफॉर्मेशन, अपने कॉन्टेक्ट नंबर मुझे सेंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है तो उसकी लिस्ट में आपको साइड में सेंड कर रहा हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हम किस किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेनिंग कराते हैं। और अगर आप कोई मास्टर डिग्री कर रहे हैं, कोई पीएचडी कर रहे हैं, या किसी भी प्रोजेक्ट्स वर्क से जुड़े हुए हैं, और अगर आपको किसी इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और वो इंस्ट्रूमेंट आपके पास नहीं है, तो हम साथ ही साथ कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं। तो उससे रिलेटेड भी अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे पर्सनल मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। नीचे मैंने अपना मेल आईडी दिया हुआ है। और मैं अपने उन स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं कि वो स्टूडेंट जिनको कोई डाउट है, कोई क्यूरी है, बट कमेंट्स बॉक्स में कई बार ऐसा होता है कि वो क्यूरी और डाउट इतने बड़े होते हैं कि मैं कमेंट्स बॉक्स में उनको उनके आंसर सही तरीके से नहीं दे पाता हूं, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, तो यहां पर मैं आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाऊंगा और आप मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपके सारे डाउट जरूर क्लियर करूंगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।